किसी भी फिल्म का हीरो उसका राइटर ही होता है, लेकिन राइटर को वो क्रेडिट कभी नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन कई ऐसे राइटर्स आए हैं हाल फिलहाल में इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपनी राइटिंग का जो कमाल है, अपने लेखन का जो कमाल है वो दिखाया और फिल्म को हिट कराया और उन्हें हीरो का दर्जा मिला। ऐसे ही एक राइटर जो हीरो के तौर पर अब पहचाने जाते हैं, नीरेन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने स्त्री फ्रेंचाइज की फिल्में लिखी हैं। स्त्री 2 बहुत बड़ी हिट फिल्म है। उन्होंने भेड़िया भी लिखी थी और मुंजिया हाल ही में, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। नीरेन, बहुत बहुत स्वागत है। शायद आपका इंट्रोडक्शन किसी ने इस तरह से कभी नहीं दिया होगा हीरो बताते हुए, बट मैं चाहता था कि इस तरह का इंट्रोडक्शन दूँ। नहीं, ऐसा तो मैं भी नहीं देता अपने आप को। मुझे अभी वो वाली फीलिंग आ रही है कि कॉलर मैं भी ऊंचे कर लूं कि मैं भी हीरो हूं। बट बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब आपने जो बोल दिया है कि राइटर हीरो है, वो मतलब एक एक इससे ना बहुत नए राइटर्स को प्रेरणा मिलती है अगर कोई राइटर को सेलिब्रेट किया जाए। तो मैं भी जब बड़ा हो रहा था तो मैंने ऐसे काफ़ी राइटर्स, मेरे हीरोज़ राइटर रहे हैं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं जाके राइटर बना हूँ कि मैंने गुलजार साहब को देखा है, मैंने सलीम जावेद को देखा है। तो ऐसे लोगों के काम देखते हुए और ऐसे लोगों का इन लोगों का एटीट्यूड देखते हुए, उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेके हम भी बने। तो कहीं ना कहीं कोई 2-3 लोग मुझसे भी प्रेरणा लेके बन जाए राइटर, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो स्त्री 2 की बात हम बाद में करते हैं। आपने सलीम जावेद का नाम लिया और हाल ही में उनकी डॉक्यूमेंट्री 3 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई है, द एंग्री यंग मैन। वो आपने देखी, कैसी लगी आपको? इसके बारे में पहले बताइए। जी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मैं तो सलीम खान साहब को पर्सनली मिल चुका हूँ। जावेद साहब से मिलने का मौका नहीं मिला, पर सलीम खान साहब से मिल चुका हूँ। उनसे बहुत बातें की है मैंने। और उनसे मिल के जो जो आपको जो महसूस होता है, वो वाली एक एक्सपीरियंस है जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे के बाद मैं अच्छा राइटर बन गया हूँ। ठीक है, तो वो वाली प्रेरणा उनको देख के आपको मिलती है, वो वाली मोटिवेशन मिलती है। और जो जो एक राइटर का जो एटीट्यूड होता है ना, स्वैगर होता है, ठीक है, वो उनमें है कि एक क्रिएटिव ईगो है। ठीक है, और उनको मिलके आपको रियलाइज होता है आपको कि आपका अपना वर्थ क्या है। ठीक है, तो जल्दी से ये भी बता दीजिए कि सलीम जावेद की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर लिखी, दीवार, शोले, जंजीर, तमाम फिल्में लिखी। कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है उनकी? और किसने आपको बहुत इंस्पायर किया कि आप भी राइटर बने? मुझे सबसे अच्छी सलीम जावेद की फिल्म लगती है दीवार। ओके, क्योंकि दीवार कहीं ना कहीं कुछ अंश तक माना जाता है कि परफेक्ट स्क्रीन प्ले है। ठीक है, तो हर कैरेक्टर आप देख लीजिए, हर कैरेक्टर का एक अपना वर्ल्ड व्यू है, उसका एक यूनिक कॉन्फ्लिक्ट है, 2 भाइयों के बीच का, माँ और बेटे के बीच का, विलन का स्वैगर है, मेमोरेबल वन लाइनर्स है जो आज तक लोगों को याद है, वो सीन्स है, ऐसे सीन्स जो आज तक लिखे नहीं गए। ठीक है, तो मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जो उनकी फिल्मों में जो स्वैगर होता है, ठीक है, वो एक्शन का स्वैगर नहीं है कि व्हेन अमिताभ बच्चन गोज एंड बीट्स अप द बैड गाइज, कि वो गुंडों को मारता है, उसका मज़ा नहीं है। उसके पहले जो इनकी लिखावट है, ठीक है, कि एक आदमी है, सामने 15 लोग हैं, फिर भी वो जाके दरवाज़ा बंद करता है और लॉक लगाता है कि मैं तुम लोगों को अभी देख लूँगा। ठीक है, तो ये जो है ना, वो राइटिंग का पावर है, उधर से हीरो का स्वैगर निकल के आता है। तो ये राइटर्स की पावर है। और उन्होंने जो जो बनाया एंग्री यंग मैन, ठीक है, उसकी वजह से इंडस्ट्री में जो जो एक हिस्ट्री बनी है। आप राइटर और लिरिसिस्ट बने, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सलीम जावेद इंस्पिरेशन है? जावेद साहब तो लिरिसिस्ट भी रहे हैं, उनसे इंस्पायर्ड रहे हैं या किसी और से? जी, उनसे काफ़ी हद तक इंस्पायर रहा हूँ। गीतों के मामले में मैं गुलजार साहब से काफ़ी इंस्पायर्ड रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था तब एक स्पेशली, मैं छोटे टाउन गुजरात में भावनगर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, इंजीनियरिंग में था। स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करके ट्रेन में 12 घंटे गुलजार साहब को मिलने आया था मैं। और उन्होंने हमको 4 घंटे का समय भी दिया था। और उन्होंने मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे अपना एक बुक है जो मीरा का, उन्होंने मीरा करके जो फिल्म बनाई थी, हेमा मालिनी, जिसमें मीरा बनी थी, उसका स्क्रीन प्ले एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ है। वो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और उसके ऊपर लिख के दिया था कि करने की कला है, करने से आती है,
लिखते रहो। ओके, तो वो जो एडवाइस है वो मैं आज तक यंग राइटर्स जो भी मुझसे पूछते उनको यही बोलता हूँ कि करने की कला है, कोई फिल्मों देखने से नहीं आएगी, कोई वर्कशॉप करने से नहीं आएगी, करने से ही आएगी। तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी बहुत पड़ेगी। बड़ी बात है और बहुत इंस्पायरिंग लाइन है ये गुलजार की, जिससे आपने प्रेरणा ली। और इंटरव्यू तो स्त्री 2 के सक्सेस के बाद और इंटरव्यू स्त्री 2 को लेकर होना था, लेकिन मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई सलीम जावेद की जब आपने बात की, गुलजार की बात की। ये दोनों राइटर मेरे भी फेवरेट हैं, गुलजार साहब बतौर राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट मेरे भी फेवरेट है। अब हम बात करते हैं स्त्री 2 के सक्सेस की। आपने स्त्री फ्रैंचाइज लिखी है, मुंजिया लिखी जो हाल ही में आई, भेड़िया लिखी थी, सारी फिल्में मैडॉक्स की हैं दिनेश विजन के, और आप उनके साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत आश्चर्य है लोगों में, सब वेट कर रहे थे इस फिल्म का, क्योंकि 2018 में जब स्त्री आई थी उसका रिकॉल वैल्यू जो है उस फिल्म का बहुत ही बढ़िया है। जैसे गदर का रिकॉल वैल्यू 22 साल बाद रहा और लोग फिल्म देखने आए, इस फिल्म का रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और सबको उम्मीद थी कि ये फिल्म तो बहुत चलेगी, लेकिन बहुत वो कितना होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है, 400 करोड़ पार हो चुके हैं, जल्दी 500 करोड़ भी हो जाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या उम्मीद थी इस फिल्म से कि कितना चलेगी? सच सच बताइएगा। देखिए, जब हमने चालू की थी कहानी, पहली बार के ये कहानी कहेंगे, तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले ही मैंने और अमर ने डिसाइड किया था कि यार पहले तो जो अपने सर पे जो बोझ है ना एक्सपेक्टेशंस का, कि लोगों की अपेक्षाएं जो आप बोल रहे हैं, पार्ट 1 का जो लेगेसी है उसको थोड़ा हम लोग साइड में रख के ही बनाते हैं, क्योंकि वो बोझ में दब जाएंगे ना तो नया बना नहीं पाएंगे। ओके, तो उसको पहले हमने साइड में रखा, फिर नए से कहानी बुनना चालू किया, और जब फिल्म बन के तैयार हुई, हमारी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं वो सब नंबर्स वाले एक्सपेक्टेशन रखते। हमें ये पता था कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, लोग इसमें हंसेंगे, लोग इसमें थोड़ा सा डरेंगे, लोग इसमें तालियां बजाएंगे, एक दो जगह पे सीटियां भी बजेगी जब ये एंट्रीज जो है कैमियोज वाली वो आएगी, और अच्छी अप्रिशिएट होगी फिल्म, ये आशा हमें ज़रूर थी इसमें। पर ये नंबर्स वाला तो डेफिनेटली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप भी शॉक्ड है ये जो नंबर्स आ रहे हैं? ज़रूर शॉक्ड है हम लोग भी, और हमको रोज़ लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। मैं राइटर होते हुए भी उसको शब्दों में ढाल नहीं पा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। कभी मैं बोलता हूँ कि जब आप सोडा का बॉटल हिला के ढक्कन खोलते तो कैसा लगता है, ऐसा लग रहा है। कभी मैं बोलता हूँ जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच किया था डेविड मिलर का, तब कैसा लगा होगा, ऐसा लग रहा है। तो अलग अलग मेटाफर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, पर अभी भी हमको एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि कैसा लग रहा है। उस फीलिंग, कुछ चीज़ें हमारे साथ लाइफ में ऐसी होती हैं, चाहे कभी ख़राब चीज़ें हो या कभी अच्छी चीज़ें हो, उसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पर्सनल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता कि क्या कहें जब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा लग रहा है। मैं आपकी फीलिंग से इत्तेफाक रखता हूँ बहुत। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला ये फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो गई, इतने बड़े नंबर्स आने लगे, इतनी बड़ी ओपनिंग लगी कि पठान, जवान, गदर से कंपटीशन चल रहा है फिल्म का, एनिमल, उसके जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स हैं उसके साइमल्टेनियसली से कंपेयर किया जा रहा है। क्या आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला बतौर राइटर, और वो कौन शख्स था इंडस्ट्री से जिसने आपको कॉल मैसेज किया? नहीं, काफ़ी लोगों ने कॉल्स किए, काफ़ी लोगों ने रूबरू में भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो मैं ऐसे पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर क्या है कि ये फिर उसमें ये हो जाता है कि बिकॉज ये किसी स्टार का कॉम्प्लीमेंट है या किसी बड़े डायरेक्टर का है। जैसे करण जौहर ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, हमारी सक्सेस पार्टी थी उसमें बहुत सारे एक्टर्स और उन लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। पर हमारे लिए जो ऑडियंस है, ठीक है, उनसे भी, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, ठीक है, पर वो जो कि यार तेरी फिल्म देखी बहुत मज़ा आया, सिर्फ इतना ही कोई आदमी लिख देता है, तो वो भी अगर 20 साल के बाद तुम्हें कहीं पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक से ढूंढ के या किसी से नंबर लेके इस एक लाइन का मैसेज आपको करता है, तो उससे जो खुशी मिलती है वो आपको ज़्यादा एक पुराने दोस्त के या पुराने कोई रिश्तेदार की, कोई न्यूजीलैंड से मैसेज कर रहा है, कोई यूके से कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है। मतलब ऐसे लोगों ने आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ढूंढा जिनसे आपकी कभी बात नहीं हुई, कभी इंटरेक्ट नहीं किया लोगों ने, उन लोगों ने आपका नंबर ढूंढा, और तो शायद हम भूल भी चुके थे कि स्कूल के दोस्त है
जिनको आपसे 30 साल के बाद किसी ने आपको अचानक से ढूंढ के कि अरे ये तो मेरा क्लासमेट है, इसकी फिल्म है, ठीक है, तो इन्होंने आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ढूंढा और मैसेज किया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत खुशी देती है एक्चुअली, रादर देन फिल्म इंडस्ट्री वाले जो अप्रिशिएट करते हैं वो तो खुशी देती ही देती है, पर ये जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है इसमें। और वो जो खुशियाँ जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स में तब्दील होती हैं, पैसे में तब्दील होती है, तो उससे पता चलता है कि कितना फुटफॉल था इस फिल्म का। तो फुटफॉल जो है कि थिएटर के अंदर कितने लोग देखने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज का दौर ऐसा है कि दर्शकों को सिनेमा घरों में जाना चाहिए, ये भी एक बहुत खुशी की बात है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा नीरेन कि स्त्री वन जो थी उसमें स्त्री में एक स्त्री प्रोटैगनिस्ट थी, या एंटेगनिस्ट बोलें, जिससे लोग डरते हैं और कहते हैं स्त्री कल आना, गांव वाले डरते हैं। लेकिन पार्ट 2 में वही स्त्री जो है वो बचाने आती है। एक सरकटे का आतंक दिखाया गया है। सरकटा ये जो शब्द है या ये जो शख्सियत है, इसको आपने कैसे क्रैक किया एक किरदार के रूप में कि यार इस बार जो भूत है वो सरकटा होना चाहिए, स्त्री नहीं, स्त्री तो हो गया, अब कोई और होना चाहिए और स्त्री बचाने आएगी। ये स्टोरी आपने कैसे क्रैक की? तो देखिए, ये इसमें ऐसा था कि स्त्री वन के एंड में एक जो कंक्लूजन है वो ये है कि स्त्री को क्या चाहिए था, वो क्यों मर्दों को उठा के ले जाती थी। उसको चाहिए था प्रेम और सम्मान, ठीक है, प्रेम और सम्मान उसको वो फिल्म के अंत में मिल जाता है, इसलिए वो उसको मुक्ति मिल जाती है, वो चली जाती है। अब अगर उसको मुक्ति मिल गई है तो ये कहानी कैसे आगे बढ़ाई जाए, ये हम सोच रहे थे। हमें सिर्फ ऐसी सीक्वल नहीं बनानी थी जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वो उसकी जो इक्विटी है उसको यूटिलाइज करने के लिए कि अच्छा सीक्वल की वैल्यू है तो बना देते कुछ भी कहानी। हमको वही कहानी आगे लेके जानी थी कि वही किरदार है, वही गांव है, वही लोग हैं, और उसी कहानी को श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है जो, क्योंकि उनका अभी तक नाम नहीं है, तो वो जब बस में बैठती है चोटी अटैच करती है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, तो वहीं से दूसरी फिल्म चालू होती है। तो फर्स्ट फिल्म में जिस खंडर में स्त्री की चोटी काटी जाती है उसमें कुछ भीत चित्र बने हुए हैं, कुछ म्यूरल्स है, उसमें स्त्री की बैक स्टोरी है, और उसमें ये बैक स्टोरी है कि जो गांव वाले कुछ लोग थे पावरफुल, उन्होंने स्त्री को, वो तवायफ थी, उसे किसी के साथ प्यार हो गया तो उसके पति को मार दिया और स्त्री को जला दिया। तो जो मारा हुआ है और स्त्री का जो प्रेमी है उसका सर कटा हुआ है, ठीक है। तो अब वो खंडित मूर्ति की वजह से वो ऐसा था या डेलिबरेटली था, पर वहाँ से हमें आइडिया आया था कि अगर ये जो है ये वापस आ जाए तो क्या होगा। पर वो तो स्त्री का प्रेमी था, तो वो तो खुद विक्टिम था, तो फिर उसी थॉट को थोड़ा पुश किया कि लेकिन इसको जिसने मारा होगा, ठीक है, और स्त्री को जलाया होगा, तो स्त्री जब वापस आएगी वो पहली चीज़ क्या करेगी, वो उसका सर काटेगी। तो जो सबसे पावरफुल आदमी था चंदेरी का, जिसके नाम से चंदेरी का नाम चंदेरी पड़ा है, चंद्रभान, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है चंदेरी पुराण में, जो पढ़ते रुद्रा भैया के ऊंट जैसा लंबा था, तो सांड जैसा ताकतवर था, ये उसकी मेंटेलिटी ऐसी थी। तो अगर उसका सर काट के कहीं पे गाड़ दिया है और स्त्री चली जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है और वो वापस आता है, तो क्या होगा। तो वहाँ से ये जर्म से हमने कहानी बुनना चालू किया, और सारे थ्रेड जो पार्ट 1 में थे उसे हमने यहाँ पे ले लिया। डायरेक्टर की तरफ से भी आता है, प्रोड्यूसर की तरफ से आता है कि यार यहाँ से ये इस कहानी का सिरा पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरकटा का जो आइडिया था कि सरकटा पर ही फिल्म इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ये आपका ही आइडिया था या सजेशन आया था कहीं से, आपकी जो टीम है? नहीं, मेनली मैं और अमर ही इसमें हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, 3-4 आइडियाज़ थे कि इसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें, और ये इसमें ये भी था सरकटे वाला आइडिया। तो देन वन डे उसी के ऊपर से मैंने बोला कि यार क्यों उसकी कहानी ना कही जाए कि जिसने स्त्री को मारा होगा, उसको बना देना विलन, वो है सरकटा, ओके। और वहाँ से फिर ये पूरा एक सरकटे का कैरेक्टर बनाया, और उसमें भी एक हेडलेस हॉर्समैन की कहानियाँ है अपने यहाँ, स्लीपी हॉलो करके एक फिल्म है जॉनी डेप की, उसमें भी है। तो हमने बोला कि यार सिर्फ बॉडी आएगी जिसमें हेड नहीं है तो वो काफ़ी नहीं होगी, वो उसको थोड़ा पुश कर दे, उसमें थोड़ा आगे कुछ क्या कर सकते हैं। तो फिर वो भी आइडियाज़ उसमें आए कि भाई वो हाथ में लेके आएगा अपना सर, और सर जो है वो अलग है, वो चिल्ला रहा है,
ठीक है, और वो उसका सीपीयू है, ये इसको फॉलो कर रहा है बॉडी। तो एंड में जब बात होती है कि कैसे डिफीट किया जाए, तो उसमें ये वाली भी पूरी एनोलॉजी डिस्कस होती है। और वो उसका शस्त्र भी है, उसको फेंक के भी मारता है, तो हर तरीके से उसका यूज हो जाता है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग कैमियोज हैं। वरुण धवन भी हमें नजर आते हैं, तमन्ना भाटिया भी नजर आते हैं, जिनका गाना अभी पॉपुलर हुआ आज की रात। अक्षय कुमार एक बहुत अलग अंदाज में दिखाई देते हैं, बहुत कॉमिक से रोल में पागल खाने में नजर आते हैं। लेकिन जब फिल्म एंड होती है, फिर से अक्षय कुमार का एक सीन आता है और उससे ऐसा लगता है कि भाई कि ये क्या था। अब उसको भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बना दिया है कि आगे शायद ये फिल्म में कहीं नजर आएंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार को लेकर एक फिल्म बनने वाली है, सोलो। क्या ये उसकी एक झलक थी एंड में जो दिखाया था आप लोगों ने? जी, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ हम जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी तीनों फिल्मों के, कि स्त्री के, भेड़िया के और मुंजा के। ठीक है, तो ये और अब एक और चौथा एक किरदार भी आ रहा है इसमें, जो कि वैम्पायर का किरदार है। इसका भी एक रेफरेंस स्त्री 2 के एंड में है, व्हेन वरुण धवन सेज के दिल्ली में खतरा है, कोई है जो इधर दांत डाल के खून पी जाता है। ठीक है, वो अभिषेक बनर्जी जना के कैरेक्टर को बोलता है, तो वो उसका रेफरेंस है, तो वो भी एक किरदार आएगा। तो ये चारों कथाओं के पात्र जो है वो अंदर एक दूसरे के उसमें जाएंगे, और क्या होगा वो आपको आगे वाली फिल्मों में पता चलेगा। वैम्पायर और विजयनगर आप ये फिल्म लिख रहे हैं जिसमें आयुष्मान खुराना है, और जिसका रेफरेंस आपने बताया कि वैम्पायर वाला। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि क्या अक्षय कुमार पे भी एक अलग से फिल्म बनेगी? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर पे भी एक सोलो फिल्म बन सकती है, एक अलग से पूरा कैरेक्टर उन्हीं पे रिवॉल्व होगा, उन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व होगा। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे, तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारे लिए तो हमारे सारे किरदार हमारे लिए बहुत अजीज़ है हमें। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे किरदारों के साथ जस्टिस किया जाए, उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाए। कि जैसे हर कैरेक्टर की एक अलग फिल्म बन सकती है, जना की एक अलग फिल्म बन सकती है। ठीक है, जो मुंजा में बिट्टू है उसकी अलग फिल्म बन सकती है। श्रद्धा कपूर की तो स्टैंड अलोन फिल्म बन ही सकती है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स वी हैव। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये एक दूसरे की कहानियों में जाएंगे, इनकी अपनी कहानियाँ होगी, और क्या होगा वो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से होगा और सबको मज़ा आएगा, इतना हम कोशिश करेंगे पूरी। लेकिन एक बैक स्टोरी भी है अक्षय कुमार को किस तरह से स्त्री 2 में कास्ट किया गया था। वो बैक स्टोरी जो है मैं आपके ही जुबान से सुनना चाहूँगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अक्षय कुमार का ख्याल कैसे आया कि वो जो छोटा सा मज़ेदार किरदार है अक्षय कुमार को लिया जाए उसमें, अगर आप बता सकें। तो देखिए, कहानी में जब वो किरदार आता है तो वो बेसिकली जो सरकटा है, जो सालों पहले रहा होगा, हम टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, उसका वंशज है। ठीक है, इसलिए उसको पता है कि वो कहाँ है और क्या इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और वो स्त्री जाने के बाद आएगा, वो सब उसको पता है। और पार्ट 1 में जब पंकज त्रिपाठी, रुद्रा भैया, जब वो चंदेरी पुराण पढ़ते तो उसमें से कुछ पन्ने फटे हुए, तो उसी थ्रेड को हमने कंटिन्यू किया है कि फिल्म के पहले ही सीन में जब रुद्रा भैया का नाटक ख़त्म होता है तो उनको डाकिया आके वो पन्ने दे के जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने भेजे है, जो उसका वंशज है उसने, और उन पन्नों में लिखा है कि स्त्री को किसने मारा था। ठीक है, तो वो, और साथ में एक नोट है कि वो आएगा, तो वो उसको पता है कि स्त्री जाएगी तो ये आएगा, और ये क्या क्या करेगा, और ये कहाँ रहता है, और वो स्त्रियों को उठा के लेके जाके कहाँ लेके जाएगा, और उसको कैसे डिफीट कर सकते हैं। तो अक्षय कुमार का लेकिन ख्याल कैसे आया कि अक्षय कुमार को? बता रहा हूँ, तो ये जो लिखा हुआ था उसमें कोई एक्टर एज सच दिमाग में नहीं था, पर उस टाइम पे मैडॉक की एक दूसरी फिल्म है स्काई फोर्स करके, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है और वीर पहाड़िया है। तो वो अमर उसके को प्रोड्यूसर है, तो अक्षय कुमार के साथ मैं भी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द राइटर्स। तो काम हम लोग उस टाइम पे अक्षय सर के साथ कर ही रहे थे। तो एक दिन अमर को आइडिया आया कि क्यों ना इस रोल के लिए अक्षय सर को पूछा जाए। तो मैंने बोला यार करेंगे, क्योंकि एक ही सीन है, मतलब कैमियो ही है। तो ही सेड लेट्स आस्क हिम एंड लेट्स सी हाउ ही रिस्पॉन्ड्स।
तो उन्होंने उसको पूछा एंड अक्षय सर वाज वेरी हैप्पी एंड ही नरेटेड द सीन एंड सीन पहले से लिखा हुआ था, बाद में जोड़ा नहीं गया अक्षय कुमार के लिए, लेकिन अक्षय कुमार को आप लोगों ने अगर वो सीन नहीं आता है तो क्लाइमैक्स बनता ही नहीं है ना, उनको पता से, नहीं है कैसे जाना है। पहले से ही था। अक्षय कुमार को एक आइडिया आया आप लोगों को सेट पे कि अप्रोच करते हैं, और आप लोगों को श्योर था कि वो कर लेंगे? नहीं, श्योर तो नहीं था क्योंकि वो तो इतने बड़े स्टार है, अब उनका क्या स्केड्यूल है, उनको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा हमको आइडिया नहीं था। पर ऑब्वियसली उनको पसंद आया। हम लोग तो बचपन से उनकी फिल्में देख के बड़े हुए, और मतलब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो लेजेंडरी है। मतलब आज भी आप मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कॉमेडी फिल्म आपको कौन सी लगती है, मुझे हेरा फेरी लगती है। ठीक है, तो वो तो हम तो बहुत बड़े फैन बॉयज़ है पहले से, तो उन्होंने हाँ बोला, वही हमारे लिए बड़ी बात थी। एंड व्हेन ही डिड इट, आई मीन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उन्होंने निभाया किरदार। हमेशा मैं जिस भी हॉल में मैं काफ़ी सारे शोज़ देखने गया हूँ, और जब भी वो सीन आता है पूरे मतलब सबसे ज़्यादा लाफ्टर आता है उधर। जैसे कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा कि राइटर जो होता है फिल्म का हीरो होता है, वैसे ही डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक फिल्म को शेप अप करने में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आगे आपकी और कौन सी फिल्में आने वाली हैं, और कितना कुछ बदल गया है इस फिल्म के हिट होने के बाद? इतनी बड़ी मॉन्स्टर हिट जिसे हम बोलते हैं, क्या कुछ बदल गया है आपकी ज़िंदगी में? नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो अभी तो कुछ बदला नहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ ना बदले अपार्ट फ्रॉम माय बैंक बैलेंस, तो बाकी कुछ ज़्यादा ना बदले, क्योंकि क्या है कि सफलता का जो नशा होता है ना, वो भी मैंने बहुत, क्योंकि मैं 10-12 साल से लिख रहा हूँ, और मैंने मेरे सामने बहुत मेरे दोस्त हैं जो राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, मैंने देखा है कि जो फेलियर है वो झेलना आसान होता है, पर सक्सेस को डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो हर आदमी कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं लोग बह जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग सक्सेस को दिमाग में चढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मानने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वो बुरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको अपनी शक्ति बनाए, जैसे आप देखते हैं कि सलीम जावेद का जो एरोगेंस है, ठीक है, वो एरोगेंस एक कलाकार को एक शक्ति देता है। ठीक है, तो वो जो एरोगेंस है वो कहीं आपके सर पे गलत तरीके से चढ़ जाता है, तो फिर खराब काम होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो मैं उस वाले ट्रैप से बचना चाहता हूँ। मैं आपको एक एरोगेंट शख्स के तौर पे नहीं देख पाऊंगा। वही कि मैं उससे बचना चाहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मेहनत जो है वो उतनी ही करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि ये जो सक्सेस है वो आपके टैलेंट के साथ आपके हार्डवर्क की भी है। तो आपने जितना हार्डवर्क किया, अगर वो आप नेक्स्ट फिल्म में नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस मुझे आ गया है कि कैसे बॉक्स ऑफिस लाना है। ये सोच के मैं अगर करूँगा तो शायद ना हो पाए, पर अगर मैं ये सोच के करूँगा कि ये इतनी मेहनत करूँगा तो अच्छी फिल्म बनेगी, तो शायद हो पाए। सवाल और भी पूछना चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे एक फैन वॉर चल रहा है कि राजकुमार राव के फैंस का कहना है कि राजकुमार राव की वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी है और राजकुमार को उसका क्रेडिट मिल रहा है। श्रद्धा कपूर के फैंस श्रद्धा कपूर को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी हिट होती है तो उसका क्रेडिट, ज़्यादातर क्रेडिट हीरो को या हीरोइन को मिलता है, या दोनों को मिलता है, या सिर्फ एक को ही मिलता है। आप इस फैन वॉर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपार शक्ति, अभिषेक, इनसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा बहुत अनप्लेजेंट सा ये फैन वॉर और पीआर वॉर चल रहा है। आप क्या कहना चाहें? आप किस तरह से देखते हैं इस फैन वॉर को? मुझे तो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि क्रेडिट एक एक आदमी को मिलता है, ये लोगों का परसेप्शन होता है ना। तो लोगों को क्या है कि बिकॉज दे जस्ट सी व्हाट्स ऑन द स्क्रीन, ओके, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन्स, ओके, कि वो कलाकार जो है उसी को आप देख रहे हैं। ठीक है, पर उसके पीछे भी 50 कलाकार है जो काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रोड्यूसर भी है जिसका एक विजन है, उसके पीछे एक डायरेक्टर भी है जो कि ये पूरी दुनिया बना रहा है। ठीक है, उसके पीछे एक राइटर भी है, साउंड मिक्सिंग भी है, वीएफएक्स भी है, बीजीएम भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, और वो सब अगर सही बैठता है तभी अच्छी फिल्म बनती है। तो बड़े से बड़ी फिल्म होती है, उसमें भी जो बड़े से बड़ा सुपरस्टार होता है उसको भी पता होता है कि अगर फिल्म सक्सेसफुल है तो इन सब की मेहनत का नतीजा है। मैं तो मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था जावेद साहब का, तो जावेद साहब ने बहुत सही एनालॉजी बोली है कि आप
पूरा अगर एक फुटबॉल मैच है उसकी आप एनालॉजी लेते हैं तो एक्टर जो है वो सेंटर फॉरवर्ड है, ठीक है, वो सिर्फ एंड में किक मार के गोल करता है, पर वहाँ तक जो बॉल आया है उसमें मिडफील्डर्स भी है, उसमें उन लोगों ने भी पास किए जो उन लोगों की गोल पोस्ट से यहाँ तक जो बॉल लाए, ठीक है, गोल में तो सबका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो गोल करने वाले को मिलता है। क्रेडिट मतलब बिकॉज नो वो परसेप्शन है, पर हर आदमी जो इस आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है वो जानता है कि सबकी मेहनत है। बहुत अच्छी बात बोली जावेद साहब ने कि इतना, क्योंकि वो खुद राइटर है तो उन्हें पता है कि किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से फिल्में लिखते रहे, लोगों को हंसाते रहे, डराते रहे, और भी हॉरर कॉमेडी के अलावा भी आप कुछ लिख रहे हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले से भी लिख रहा था और अभी भी अब क्योंकि आप आयुष्मान की फिल्म भी लिख रहे हैं, तमाम हॉरर कॉमेडी फिल्म पे ज़्यादा कौन सा, इसलिए पूछा। नहीं, हम कोशिश करेंगे नई चीज़ें, मतलब मैं काफ़ी कर रहा हूँ। स्काई फोर्स भी आप ही लिख रहे हैं? जी, स्काई फोर्स में मतलब मैं एक एडिशनल स्क्रीन प्ले डायलॉग कर रहा हूँ, पर दूसरी भी काफ़ी सारी फिल्में हैं, अभी एनडीए है इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा उनके नाम और ये सब, पर जो इस जॉनरा की नहीं है, तो मैंने तो हमेशा अलग अलग जॉनरा में काम किया है कि आप देखिए। उसको लेके कहा जा रहा है कि 2 तारीख को रिलीज नहीं होगी, कुछ कमेंट कर पाएंगे आप? वो पहले 2 तारीख को अक्टूबर को आने वाली थी, 2 अक्टूबर को, अब नहीं आ रही है। नहीं, आप देखिए कि ये जो हमारी फिल्में हैं ना उसमें वीएफएक्स का कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है और वो हमेशा आप जज नहीं कर पाते कि उसका कितना ड्यूरेशन होगा, ठीक है, तो इसलिए शायद वो थोड़ा डिले हुई है, बट जब प्रॉपर सब लोग सेटिस्फाइड होंगे कि ये अभी करेक्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली तभी रिलीज होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कई ऐसे राइटर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं जिन्होंने बहुत अलग तरह की फिल्में लिखी हैं, अलग तरह के सिनेमा पे बिलीव करते हैं, लेकिन आपसे जो बात करके मज़ा आया वो कभी नहीं आया एक राइटर से बात करने के बाद में उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आप। बहुत मज़ा आया मुझे भी, मतलब पहले ही सेंटेंस में किसी ने हीरो घोषित नहीं किया है तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत मज़ा आया है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अनिल पवार के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।